हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं विनोद रावत एक बार फिर से आपकी क्लास में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो दो चार रिफॉर्म्स, जो मेजर रिफॉर्म्स हैं हमारे संविधान में जो हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं। आपने एक सुनी होगी केशवानंद भारती जजमेंट। ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट आए, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें और मैं आपको हर एक पहलू से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे संविधान आगे बढ़ा, कैसे कैसे मेजर जजमेंट्स आई। ठीक है, उसने कैसे अपने संविधान को बदला और कैसे जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, ठीक है, आपके टीनेंसी एक्ट ये लाए गए और इनको जो जमींदारी है उसको खत्म किया गया। ठीक है, तो मेजर जो बात मैं आज करने वाला हूं, मैं आपको कुछ आर्टिकल, उससे पहले कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ आर्टिकल हैं जो अपने संविधान में लिखे हुए हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा। क्या है, आपने सबसे पहले एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, जो संविधान में आर्टिकल 13 लिखा हुआ है, वो किसकी बात करता है? वो हमें कुछ लॉज के बारे में बताता है और कुछ लॉज इन फोर्स के बारे में बताता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिकली ये दोनों चीज जो लिखी हुई है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए और बी में लिखी हुई है। क्या है ये चीज? आर्टिकल जो 13 है वो बात करता है कि जो अपना पार्लियामेंट है, जो आपका स्टेट है, जो आपका स्टेट है, पार्लियामेंट जो आपका स्टेट है, वो आपसे आपके फंडामेंटल राइट, कौन से फंडामेंटल राइट जो कहां पे दिए हुए हैं, जो आपके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक लिखे हुए हैं, है ना। 12 और 13 अलग है, उसमें मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी है वो पार्ट थर्ड में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो आपके आर्टिकल 14 से 35 तक आप पढ़ते हो, वो क्या बताते हैं? आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट आपसे किसी भी एक्ट के द्वारा, किसी भी एक्ट के द्वारा, क्या नहीं, किसी भी लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा आपसे आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 3 और मतलब आर्टिकल 13 स्पेसिफिकली। ठीक है, अब स्टेट की परिभाषा दी हुई है आपके बारे में आर्टिकल 13 में कि जो कानून, अगर आपसे कोई कानून स्टेट बनाता है और वो कानून आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीनता है, कोई भी कानून जो कौन बनाता है? स्टेट बनाता है, और वह आपके फंडामेंटल राइट आपसे छीन रहा है, तो वो आर्टिकल कानून मान्य नहीं होगा। यह आर्टिकल कौन बताता है? आर्टिकल 13 बताता है। ठीक है, या फिर आर्टिकल 13 में यह भी लिखा हुआ है कि कोई कानून जो पहले से है, हमारा जब से संविधान लागू हुआ उससे पहले से कोई कानून है और संविधान लागू होने के बाद हमें मौलिक अधिकार कहां से मिले? अपने संविधान से। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ? 1949। ठीक है जी, तो 1949 से पहले भी अगर कोई कानून, उससे पहले वाला जो अंग्रेजों का कोई कानून होगा, अगर उस वो भी हमारे किसी मौलिक अधिकार को छीन रहा है, तो वो भी अब से खत्म हो जाएगा। ये कहां पे लिखा हुआ है? आपका आर्टिकल नंबर 13 में। मतलब आर्टिकल नंबर 13 अगर मैं बात करूं तो किसके बारे में बताता है? कि आपसे स्टेट, जिस स्टेट की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में लिखी हुई है, आपसे वो स्टेट आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता किसी भी कानून द्वारा। ठीक है जी, दूसरा आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संशोधित, संशोधन, संविधान संशोधन का जो पावर है वो किस आर्टिकल द्वारा पार्लियामेंट को दी जाती है? आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल 368 बताता है कि पार्लियामेंट कैसे कैसे संविधान को संशोधित कर सकती है, कैसे कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। वो किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 368। अब कहानी शुरू होती है। आप सभी को पता होगा कि सिर्फ जमींदारी नहीं, कोई एक कास्ट नहीं,
कोई एक धर्म नहीं, कोई एक जाति नहीं, कोई एक पंथ नहीं, किसी ने भी, किसी एक पंथ ने किसके लिए काम नहीं किया, अपनी आजादी के लिए काम नहीं किया। हम सबका ये क्या था, एक प्रयास था, हम सब ने मिलकर, सभी जातियों ने मिलकर इस प्रयास को आगे बढ़ाया और हमें आजादी मिली 47 में। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। जो जमींदार, जो टीनेंट पहले काम करते थे किसी जमींदार के नीचे, वो भी चाहेंगे कि हमारे पास जमीन हो, है ना। हर कोई चाहता है कि मेरे पास कुछ अपनी जमीन हो, अपना घर हो। तो सरकार को क्या काम करना था, हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, वो है सोशलिस्ट, सामाजिक। कैसा है, सामाजिक। तो सोशलिस्ट अगर स्टेट है तो सोशलिस्ट स्टेट बनाने के लिए सोशलिस्ट काम भी करने होंगे। तो जब संविधान बना, तो संविधान बनने के जस्ट बाद 1950 में बिहार में एक एक्ट पास किया गया। कहां पे, बिहार में 1950 में एक एक्ट पास किया गया जिसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। सरकार का कर्तव्य क्या था, सरकार क्या करना चाहती थी, संविधान लागू होते ही सरकार काम करना क्या चाहती थी। सरकार के 3-4 काम जो मुद्दे थे वो थे, पहला जमींदारी अबॉलिशन, जमींदारी को खत्म करना। वो लाना चाहती थी लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट। वो लाना चाहती थी टीनेंसी एक्ट। तो ये मेजर काम थे सरकार के। तो इसी के आवाज में, इसी के लिए बिहार में 1950 में एक एक्ट लाया गया, जो एक्ट किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। उसमें क्या हुआ, उसमें जैसे मान के चलो किसी जमींदार के पास 100 एकड़ जमीन है, तो उसमें लैंड सीलिंग लगाई गई। मींस इस 100 एकड़ को, एक आदमी है ए, उसके पास 100 एकड़ जमीन है, और एक आदमी है बी, उसके पास बिल्कुल नहीं है। तो इनको इक्वल करने के लिए, इनको इक्वल करने के लिए सरकार ने कानून पास किया, बिहार सरकार ने, कि जिस जिसके पास, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, जिस जिसके पास एक लैंड सीलिंग लगा दी कि मान के चलो 20 एकड़ से ऊपर जिसके भी पास जमीन है, वो 20 एकड़ से ऊपर जितनी भी जमीन है वो किसके पास आ जाएगी, सरकार उसे अपने अधीन कर लेगी। और किसको दे देगी, जिनके पास, सरकार जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म्स, अब मान के चलो किसी जमींदार के पास 100 एकड़ जमीन थी, अगले दिन पुलिस वाले पहुंच गए अपना डंडा लेके, और उन्होंने कहा भाई ये जमीन खाली करो, आपके पास सिर्फ 20 एकड़ है, जो 80 एकड़ आपकी बची हुई है वो किसके पास जाएगी, सरकार के पास जाएगी, इसमें जो भी कुछ आपका तामझाम है वो खत्म करो। अब इसके विरुद्ध में जमींदार कहां पे पहुंच गए, कोर्ट में। कहां पे पहुंच गए जमींदार, कोर्ट में। अब जमींदार इसके अगेंस्ट कहां पे पहुंचे, कोर्ट में। और जमींदारों ने क्या दलील की कि साहब, जो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा, जो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया है, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 है बिहार गवर्नमेंट का, ये हमारे, हमसे मौलिक अधिकारों को छीन रहा है। कौन से मौलिक अधिकार, जो आपने मौलिक अधिकार अंडर आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, अंडर आर्टिकल 19(1)(f) में दिया हुआ है, और अंडर आर्टिकल 31 में दिया हुआ है। अंडर आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में। ये दोनों राइट किससे एक्ट है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी के, कि आपको अपनी जमीन का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब सरकार ने कोर्ट ने देखा कि भाई दलीलें तो सही है, जमींदार सही कह रहा है, राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद आर्टिकल 14 में लिखी हुई है, तो सबको समानता का अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) में है, और आर्टिकल 31 दोनों बात करते हैं। अभी आपको संविधान में ये नहीं मिलेगा दोनों,
ये 19(1)(f) हटा दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा। ठीक है, अभी आपको जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट वो एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि अंडर आर्टिकल 300A में लिखा हुआ है, वो खैर दूसरी बात है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जी हाँ सही बात है, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, जो आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1950, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 जो है वो किसको वायलेट करता है, वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को वायलेट करता है। तो कोर्ट ने इस एक्ट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, इस एक्ट को क्या किया, खारिज कर दिया, और बताया कि ये एक्ट जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है कब 1950 में, वो किस किस आर्टिकल को, नागरिकों के आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31 को छीनता है। अब सरकार के पास फिर से दुविधा बढ़ी, सरकार करना कुछ चाहती थी और हो कुछ गया। कौन आ गया अडंगे में, आपके मौलिक अधिकार जो संविधान में लिखे हुए थे वो ही सरकार के बीच में आने लगे। इसके अवज में सरकार ने इसका फंडा निकाला और सरकार ने पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और उसमें दो चीजें जोड़ी, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। और इसमें क्या लिखा, आर्टिकल 31B के तहत एक शेड्यूल जोड़ा गया जिसे आप शेड्यूल 9 के नाम से जानते हो। और इसमें क्या लिख दिया कि अगर कोई कानून जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, जो संसद द्वारा बनाया जाएगा, इफ एनी लॉ दैट इज मेड बाय द पार्लियामेंट, इफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म्स, अगर कोई कानून जो जमीन सुधार के कानूनों को लागू करता है, अगर वो कानून पार्लियामेंट द्वारा लाया गया है और वो कानून अगर आपके आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 को वायलेट करता है, तो वो क्या नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, खारिज नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, खारिज नहीं किया जाएगा, कोर्ट उसे खारिज नहीं कर सकता। तो अब क्या हो गया, गवर्नमेंट का रास्ता साफ है ना, अब सरकार ला सकती थी। बट अब कहानी मेन मुद्दा शुरू होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, पहले आपको क्या बताया, मैंने दो आर्टिकल से आपको रूबरू करवाया था, वो आर्टिकल थे आपके आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 13 में कुछ कानूनों की व्याख्या दी गई है। आर्टिकल नंबर 13 कानूनों के बारे में बात करता है कि कोई भी कानून जो पहले से है या फिर कोई भी कानून जो संसद द्वारा बनाया जाएगा या फिर स्टेट द्वारा बनाया जाएगा, वो कानून अगर आपके किसको, फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो वो कानून क्या नहीं होगा, वो कानून वॉइड होगा, वो कानून मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को संशोधित करने की पावर किसमें है, आर्टिकल नंबर 368 में। और आर्टिकल नंबर 13 क्या बात करता है कि कोई भी कानून जो किसके द्वारा बनाया गया है, स्टेट के द्वारा, वो अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीनता है या फिर पहले से कोई कानून जो आपका चलता हुआ आ रहा है, अब से, जब से इस संविधान को लागू किया जाए, जब से इस संविधान को लागू किया जाएगा, तब से वो कानून मान्य नहीं होगा अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो। पर पहला संविधान संशोधन जो किया, इसके लिए फिर क्या हुआ, अगर इसमें एक चीज और, अगर मान के चलो आर्टिकल नंबर 13 किसकी भाषा बताता है, लॉ की, किसके बारे में बात कर रहा है, कानूनों के बारे में, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून
और लॉ और लॉज इन फोर्स की परिभाषा भी इसमें दी गई है। किसमें? मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए और बी में किसकी परिभाषा दी गई है? लॉ और लॉज इन फोर्स। कोई भी कानून जो बनाया जाए और कोई भी कानून जो पहले से लागू है उसकी परिभाषा भी किसमें है? आर्टिकल नंबर 13। अब उसमें बट इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो कानूनों की व्याख्या दी गई है आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए या बी में, उसमें कहीं भी क्या नहीं लिखा हुआ? संविधान संशोधन कानून नहीं लिखा हुआ। अगर आर्टिकल नंबर 13 के तहत आर्टिकल नंबर 1368 भी आता है, अगर मान के चलो भाई ये भी तो एक कानून ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो कोई एक्ट ही है, तो एक एक्ट ही, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। क्या? कि आर्टिकल नंबर 13 जो है उसके अंदर ही आर्टिकल नंबर 368 आता है। आर्टिकल नंबर 13 में जिन कानूनों की बात की गई है उन कानूनों में यह भी शामिल होता है, मींस आर्टिकल नंबर 368 जो कानून संविधान संशोधन के लिए बनाए गए वो भी अगर आर्टिकल नंबर 13 में आते हैं, मींस इसका क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। तो फिर तो यह है कि कोई भी कानून सरकार द्वारा, चाहे वो संविधान संशोधन का कानून हो, क्या नहीं छीन सकता? आपसे आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। बट अगर ये है कि आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368 अलग अलग है, आर्टिकल नंबर 368 का संबंध आर्टिकल नंबर 13 से नहीं है, तो मींस ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है। तो अब इन चीजों पे चर्चा होगी, इन चीजों पे बात आ जाएगी कि आर्टिकल 13 के तहत जो कानून लिखा हुआ है उस कानून के तहत आर्टिकल नंबर 368 में जो संविधान संशोधन का कानून है वो उसके तहत आता है या फिर नहीं आता। इसके अगेंस्ट पहला केस आता है आपका, दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ? जो पहला संविधान संशोधन किया गया किसके द्वारा? सरकार द्वारा। उसमें क्या लिखा गया था कि कोई भी कानून जो जमीन सुधार कानूनों को लागू करता है, कोई भी कानून जो जमीन सुधार कानूनों को लागू करेगा वो क्या नहीं होगा? अगर वो आपके फंडामेंटल राइट जो किसमें लिखे हुए हैं आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 में लिखे हुए हैं, अगर उनको भी वो वायलेट कर रहा है तो भी वह कानून मान्य होगा, उस कानून को खारिज नहीं किया जा सकता। ये किसमें लिख दिया? आर्टिकल नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहां पे लिखा गया? आर्टिकल नंबर 31A और बी में 9th शेड्यूल जोड़ा गया। और 9th शेड्यूल में क्या था? 9th शेड्यूल में यह लिखा कि 9th शेड्यूल में कोई भी कानून जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब इसके अगेंस्ट में क्या हुआ? जमींदार शंकरी प्रसाद नाम के कोई जमींदार थे, जमींदार पहुंच के कहां पे? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जमींदार ने क्या कहा? जमींदारों ने कहा कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी तो एक कानून ही है, वो भी तो क्या है? एक लॉ ही है, एक कानून ही तो है भाई। इसके पीछे भी तो एक्ट लगा हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून, तो ये भी तो एक्ट है। तो इनका ये दलील थी कि जो आर्टिकल 368 है वो भी तो आर्टिकल 13 के तहत आता है, मींस आर्टिकल 13 में आर्टिकल 368 शामिल है। आर्टिकल 13 जिस स्टेट की जिस लॉज की बात करता है, आर्टिकल 13 जिस लॉज की बात करता है, लॉज इन फोर्स की बात करता है, उसके तहत आर्टिकल नंबर 368 भी आता है। ये कहां पे लिखा? ये किसकी दलील दी गई? जमींदारों की। और इसलिए कहा गया कि जो पहला संविधान संशोधन है इसे क्या ठहराया जाए? इसे नल एंड वॉइड किया जाए, इसे खारिज किया गए। ये किसकी दलील हुई? जमींदारों ने कहा। किससे? सुप्रीम कोर्ट से।
गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट का मुद्दा जो आया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368 का संबंध आर्टिकल 13 से है ही नहीं। आर्टिकल 13 अलग है और आर्टिकल 368 अलग है। मींस आर्टिकल 13 में जिन कानूनों की बात की गई है उसके तहत आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन कानून है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो नहीं आता, वो आपका नहीं शामिल होता। ये कहां पे, ये किसकी दलील हुई, आपकी गवर्नमेंट की। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच बैठी, जिसमें 3 जजेस थे। 3 जजेस बेंच ने फैसला सुनाया कि भाई जो गवर्नमेंट कह रही है वो बात सही है। मींस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो आर्टिकल नंबर 368 है उसका संबंध आर्टिकल 13 से नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया कि पहला संविधान संशोधन क्या है, सही है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड। क्या है वैलिड? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के, संसद के, स्टेट के 2 काम हैं। एक तो ऑर्डिनरी लॉज पास करना। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि पार्लियामेंट के 2 काम हैं। एक तो ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून बनाना, और एक है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जिसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है। तो जो ये सामान्य कानून है, ये 3 आर्टिकल नंबर 13 के तहत आते हैं। जो आपका संविधान संशोधन कानून है जो 368 में लिखा हुआ है, वो आर्टिकल नंबर 13 के तहत नहीं आता। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी साथ देने लग गया सरकार का। तो अब जमींदार बहुत तेजी से, जमींदार अबोलिशन एक्ट लाए गए, बहुत तेजी से जमींदार का रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए। उसके बाद फिर एक कानून आया राजस्थान में। फिर एक कानून आए कहां पे, राजस्थान में। और राजस्थान में आते ही, राजस्थान में बहुत बड़े बड़े जागीरदार हुए, जमींदार हुए। तो वही जो बिहार में घटना घटी, वही दोबारा जमींदारों ने क्या किया, फिर से एक केस कर दिया। जिस केस को किस नाम से जाना जाता है, सेकंड केस जो आपका, आपको याद रखना है, वो है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1965। सज्जन सिंह केस में भी जमींदारों ने वही दलीलें दी कि भाई जो पहला संविधान संशोधन है, जो लैंड रिफॉर्म्स है, ये हमसे मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं। और पहला संविधान संशोधन जो है वो भी तो एक कानून ही है। आर्टिकल 13 के तहत आर्टिकल 368 भी आता है। और गवर्नमेंट ने फिर से वही दलील दी कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 नहीं आता। तो फिर से वही बात, बट गवर्नमेंट ने दोबारा से अपना वही कि जो पहले दिया जजमेंट वही दिया, मेजॉरिटी उसी की थी कि जो सरकार कह रही है वो बात सही है कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 के तहत जो कानूनों की व्याख्या की गई है, उसमें आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो शामिल नहीं होता है, वो शामिल नहीं होता है। उसमें कौन से कानून आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, वो कानून किसके तहत आते हैं, आर्टिकल नंबर 13 में लिखे हुए हैं। अब बट इसमें एक चीज जानने की, जब सेम जजमेंट थी जो आपके किस में आई, संग्रह प्रसाद में आई, फिर सज्जन सिंह ने ऐसा क्या किया। सज्जन सिंह में एक बहुत जरूरी बात है, सज्जन सिंह की इसमें, वो क्या है, इसमें मेजोरिटी तो आई, मेजोरिटी ने तो यही कहा, जो कोर्ट में थे मेजोरिटी वाले जस्टिस, वो तो यही थे कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में कोई क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखे हुए हैं वो आर्टिकल 368 को मान्य नहीं होंगे। बट उसमें
5 इस केस में 5 जजेस बेंच बैठी, 5 जजेस बेंच, और जो फैसला आया ये वो 3:2 से आया। 3 ने ये कहा कि आर्टिकल 13 और 368 में कोई संबंध नहीं है, बट 2 ने ये कहा कि संबंध है। आर्टिकल 368, आर्टिकल नंबर 368 that will give power to amend the constitution to the parliament will also include under article 13। कि आर्टिकल 13 के तहत आपका संविधान संशोधन जो किसमें लिखा हुआ है, 368 में लिखा हुआ है, वो भी आता है। वो किसमें थे? वो 2 जस्टिस जिन्होंने ये बात कही, एक थे आपके जस्टिस हिदायतुल्लाह और एक थे जस्टिस मुदुलकर। इनकी बातें जो इन्होंने दलीलें दी वो सुनने योग्य है, वो सुनने के लिए आपको उन्हें सुनना चाहिए। क्या कहा इन्होंने ये कहा कि भाई जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर अनअमेंडेबल, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, बिल्कुल नहीं छीना जा सकता किसी भी लॉ द्वारा। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है मींस हम पार्लियामेंट को किसकी पावर दे रहे हैं? हम पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाया, हम उसकी पावर कर रहे हैं। मींस वी इक्वेट दिस पार्लियामेंट टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या कर रहे हैं? उसका इक्वलिटी, उसमें बराबरी करवा रहे हैं। मींस पार्लियामेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है तो मींस वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रही है। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा क्या बनाया, संविधान, जो सभा थी जिसने संविधान बनाया, उसने फंडामेंटल राइट्स को जानबूझ के आर्टिकल नंबर 13 डाला था। अगर ऐसा होता तो इसमें लिख देते, वो इसमें क्या करते, वो लिख देते। इसे क्यों आर्टिकल नंबर 13 को लाते? क्यों आर्टिकल 13 में ये लिखते कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते, ये मौलिक अधिकार है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे ही छीने जा सकते हैं, इमरजेंसी वगैरह वो अलग कोई चीज है। तो जो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे उन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर अनअमेंडेबल, उन्हें कोई भी नहीं छीन सकता नागरिकों से, किसी भी आदमी से। और मुदुलकर ने क्या कहा? मुदुलकर ने कहा, जस्टिस मुदुलकर की बात थी कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर लिमिटेड पावर्स। भाई एक चीज है हमारे यहां पे, जस्टिस मुदुलकर की अगर मैं बात करूं, जस्टिस मुदुलकर ने क्या कहा कि पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर लिमिटेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास। हमारे यहाँ पे कौन सी सुप्रीमेसी चलती है? हमारे यहाँ पे संविधान सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। कि हमारे जो काम होंगे वो किसके द्वारा होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी द्वारा होंगे। मींस संविधान क्या है? सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। संविधान में जो लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। मुदुलकर ने ये बात कही, और मुदुलकर ने ये कहा कि अगर पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, तो मींस हम उसे किससे, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की जगह कौन सी सुप्रीमेसी ला रहे हैं? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। फिर तो पार्लियामेंट मतलब कुछ भी कर सकती है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हम क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहां है? इंग्लैंड में, यूके में। वहां पे पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून बना सकती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून बना सकती है। तो इन दोनों की बात, अब अगला जो केस आएगा उसमें आपको याद रखनी है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन। अब कुछ 2-3 साल बाद 1965 में ये आया, 1967 में एक केस आता है, दैट इज आईसी गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1967।
सॉरी, स्टेट ऑफ पंजाब है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में रिफॉर्म्स लाए गए, उसके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक केस आया 1967। इसमें कितने जजेस की बेंच बैठी? 11 जजेस बेंच। और 11 जजेस बेंच ने क्या कहा? मुद्दा किसका चला हुआ है? मुद्दा वही चला हुआ है कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 आता है या फिर नहीं आता। क्या आर्टिकल 13 क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा पार्लियामेंट हमसे हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकता है या फिर नहीं छीन सकता? तो 1967 में 11 जजेस बेंच ने जो पहले दो जजमेंट आए थे, किसमें? शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के तहत नहीं आता, उसे क्या कर दिया? ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न इट्स डिसीजन, जजमेंट। क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल नंबर 13 है, आर्टिकल 13 में जो लॉज की परिभाषा या फिर लॉज इन फोर्स की परिभाषा दी गई है, उसके अंदर आर्टिकल 368 भी शामिल होता है। मींस उसने कहा कि आर्टिकल अगर 13 ये है तो इसके अंदर ही आर्टिकल 368 आता है। मींस संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। बट उसने ये रूलिंग दी, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। उन्होंने कैसी रूलिंग दी? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का मतलब यह है कि आज से, जब से वो जजमेंट आई है, आज के बाद कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा और वो अगर फंडामेंटल राइट को छीनता है, वो क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा। मींस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल नंबर 13 के तहत आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 368 शामिल होता है। प्रोस्पेक्टिव क्या है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया कि आज से पहले जो हो गया वो तो हो गया, बट आज के बाद अब नहीं होगा। जो पहले कानून आए हैं, जो भी काम किया गया, अगर पहले मान के चलो जिनसे जमीनें छीनी गई उनको अब वापस करेंगे, उन्होंने क्या क्या हो गया होगा, उन सब चीजें अदला बदली इतने साल से 1967 में आया ये केस, तो 50 से 67-17 साल में बहुत सारे कानून आए होंगे, तो उसमें जो भी हुआ उसे छोड़ो, बट आगे से ये काम नहीं किया जाएगा। ये किसने दी? ये होती है आपकी प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मींस जब से वो चाहे कानून, पीछे से। तो प्रोस्पेक्टिव रूलिंग सुनाई किसमें? आपकी आईसी गोलकनाथ केस में। अब यहां के बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? फिर गवर्नमेंट के पास तो अड़चने आ चली। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो फिर दिक्कत आई, अब हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम किसका चला हुआ है? सरकार किसकी है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने फिर से 2 अमेंडमेंट एक्ट निकाले। इंदिरा गांधी जी ने इसको ओवर करने के लिए, इस डिसीजन को 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला। और इसमें क्या किया? इसमें ऐड कर दिया आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल नंबर 368 सब क्लॉज 3। इनमें क्या लिखा? मोटा मोटा इनमें यह लिखा कि आर्टिकल 368 का संबंध किससे नहीं है? आर्टिकल 13 से नहीं है। और आर्टिकल 13 इसमें क्या लिख दिया कि 13 का संबंध किससे नहीं है? 368 से नहीं है। बात एक ही है, बात एक ही है, बट उन्होंने सोचा कि यार अब की बार कसर ही मिटा देते हैं पूरी, दोनों जगह लिख दो। आर्टिकल 368 में 3 में लिख दिया कि आर्टिकल 368 का संबंध 13 से नहीं है, आर्टिकल 13 4 में लिख दिया कि आर्टिकल नंबर 13 का संबंध आर्टिकल नंबर 368 से है नहीं, दोनों अलग अलग है। अब इसके बाद जो आप हर बार सुनते आ रहे हो
वो केस आया। कौन सा केस आया इसमें? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती जी एक मठ के पुजारी थे। जब उनसे वो मठ के तहत को जमीनें थी वो छीनी गई, तो केशवानंद भारती जी पहुंच गए कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन, 24वां और 25वां संविधान संशोधन है, वो क्या कर रहा है? वो हमारे फंडामेंटल, वो भी तो एक कानूनी है, वो भी तो एक कानूनी है। जो पहले आपने रूलिंग सुनाई है, जब आपने पहले कह दिया किसमें, गोलकनाथ केस में, कि आर्टिकल नंबर 13 के तहत आर्टिकल नंबर 368 आता है, तो फिर ये कानून क्यों? इसे आप क्या करो? खारिज करो, इसे आप खारिज करो। बट 1900 तो क्या था कि इसे भी क्या दलीलें दी केशवानंद भारती ने कि इसको भी क्या किया जाना चाहिए? खारिज किया जाना चाहिए। एज कि आपने एक रूलिंग सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जो कब आई है? 1967 में। किसमें? आईसी गोलकनाथ केस। उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल नंबर 13 है, दैट विल आल्सो इंक्लूड आर्टिकल नंबर 368। बट इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला और एक मध्यम मार्ग निकाला, एक बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने कहा कि यार ये तो चीजें बढ़ती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी 13 जजेस बेंच बैठी, 13 जज बेंच बैठी और इन्होंने कहा कि 24वां 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड। उन्होंने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन है वो मान्य है। क्या दलीलें दी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ऑर्गेनिक नेचर का है, स्टैटिक नहीं है। क्या है? ऑर्गेनिक नेचर का है, स्टैटिक नहीं है। किस नेचर का है? ऑर्गेनिक नेचर का, स्टैटिक नहीं है वो। जैसे जैसे एस्पिरेशन, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज जो नीड है 1970 में जो हमारी नीडें थी वो 2023 में भी वही नीड है हमारी, बदलती है ना नीडें। तो ऐसे ही हमारे संविधान को भी बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी उसके हिसाब से अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा सरकार द्वारा तो वो मान्य होगा, तो वो मान्य होगा। बट इसमें एक चीज लिख दी उन्होंने, उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, बट वो आपसे बेसिक, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे खराब नहीं कर सकती। तो इसे ही कहा जाता है, जैसे आप हर बार बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या दी गई? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कि जो संविधान है, जो आपका पार्लियामेंट है, वो कुछ कोई भी कानून आपसे फंडामेंटल राइट छीन भी सकती है, बट संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं बिगाड़ सकती, उसे नहीं छीन सकती, उसे खराब नहीं कर सकती। अब सरकार ने पूछा कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी आप बात कर रहे हो वो है क्या? तो उन्होंने बोला अभी के लिए हम दो चार हिंट दे रहे हैं आपको, जैसे फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आप स्टेट की शक्तियां हैं और यूनियन केंद्र की शक्तियां हैं वो आपस में बटी हुई हैं, जो राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा है शक्तियों का, उसे नहीं बिगाड़ सकते आप, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते। ठीक है। एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, संविधान सबसे ऊपर है, उसे खराब नहीं कर सकते।
एक सेक्युलर कैरेक्टर है, उसे खराब नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर है, उसे खराब नहीं कर सकते। तो ये कुछ हिंटें दी कि ये आपके क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे खराब नहीं कर सकते आप। बाकी आप जो चाहे वो कर लो। और क्या कहा कि आगे जैसे जैसे आगे काम चलेगा वैसे वैसे हम आगे इन बेसिक स्ट्रक्चर को बताते रहेंगे कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है और कौन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये केस कब आया, ये आया 24 अप्रैल 1973 में। उन्होंने कि आज के बाद कोई भी कानून कि क्या नहीं बिगाड़ सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ सकता। आप बार बार जो बेसिक स्ट्रक्चर सुनते हो वो यहां से आपका डेवलप हुआ है। वो क्या है, कोर्ट की रूलिंग है, कोर्ट की उपज है। अब इससे निपटने के लिए अब तक तो सिर्फ किसकी बात थी, सिर्फ भूमि सुधार की बात थी, चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भूमि सुधार के कानून जो लाए गए हैं उसको बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता। डीपीएसपी जो लागू की गई है आर्टिकल नंबर 39 के तहत, उसे कर सकता है, लागू नहीं कर सकता, मींस वो ओवरकम होता नहीं होता। आर्टिकल नंबर 13 आर्टिकल नंबर 13 के तहत 368 आता है, नहीं आता, ये बातें चली हुई थी। अब इसके गवर्नमेंट ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन निकाला। और 42वें संविधान संशोधन में तो हद ही कर दी। क्या कर दिया कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। पार्लियामेंट हैज लिमिटलेस पावर, पार्लियामेंट हैज लिमिटलेस पावर। कोई पार्लियामेंट के पास कोई लिमिट नहीं है उसकी पावरों पे। पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, संविधान को, संविधान में आपके बेसिक स्ट्रक्चर को भी बिगाड़ सकती है। ये किसने ऐड कर दिया, 42वां संविधान संशोधन। अब इसके तहत एक केस हो रहा है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस ने कहा मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा गया, मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि 42वें संविधान संशोधन में जो हुआ है, जिसके तहत पार्लियामेंट ने क्या कहा है कि पार्लियामेंट हैज लिमिटलेस पावर। पार्लियामेंट के पास कैसी पावर है, लिमिटलेस। कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए, उनका जुडिशियल रिव्यू, उन्हें खारिज नहीं किया जाएगा। उनका जुडिशियल रिव्यू मींस कोर्ट में उनको खारिज नहीं किया जाएगा, कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। उन्हें कोर्ट खारिज नहीं कर सकता, जो पार्लियामेंट चाहे पार्लियामेंट वो कर सकती है। संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है। संसद फंडामेंटल राइट छीनना चाहती है वो कर सकती है, संसद कुछ और कानून लाना चाहे वो ला सकती है, मतलब संविधान का कुछ भी कर सकती है संसद। बट मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू, क्या कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू को नहीं छीना जा सकता, जुडिशियल रिव्यू को किसी भी कानून द्वारा नहीं छीना जा सकता। जैसे कि किसमें जजमेंट दिया था, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में यही तो बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ सकती, बाकी कुछ कर ले।
तो उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी तो हम बताते रहेंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर के तहत नहीं आता। तो इसमें क्या, उसमें कहा 42 मिनर्वा बिल्स केस में कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। जुडिशियल रिव्यू को कोर्ट से नहीं छीना जा सकता। किसी भी कानून का रिव्यू कोर्ट कर सकता है। तो ये आपकी चीजें आगे बढ़ी और आपने देखा कि कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे मेजर जजमेंट आई और क्या संविधान में लिखा हुआ था, कैसे अड़चने आई, कैसे पहला संविधान संशोधन हुआ 24वां, 25वां, 42वां, और क्या क्या चीजें उनसे छिनी और कोर्ट ने क्या रूलिंग दी। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी, आपने कुछ सीखा होगा इस क्लास से। तो इस क्लास को अभी हम फिर मिलते हैं आपके साथ किसी टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक कोई जब हमें लगेगा फिर से आपसे कोई पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स कुछ भी कोई टॉपिक फिर से लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद आप सभी का।